नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। 2024 की बिसात क्या बदलाव से बनेगी बात। जी हां, आज इसी मुद्दे पर हमारी बात होगी और इसी मसले पर चर्चा करेंगे। बात हम बीजेपी की करेंगे कि कैसे अब बीजेपी में बदलाव होने जा रहा है। बीजेपी कुछ बदलाव करने की तैयारी कर रही है क्योंकि 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव करने जा रही है। इसके लिए नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि बैठक में मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा की, उसी के आधार पर भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। माना जा रहा है कि यूपी में अपने रिकॉर्ड को कायम करने के लिए यूपी के कुछ सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, जबकि कुछ की छुट्टी हो सकती है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि नियुक्तियों में जाति समीकरण को केंद्र में रखा जाएगा। चर्चा है कि ब्राह्मण, ओबीसी और दलित कोटे से एक एक मंत्री बन सकते हैं। बता दें कि 24 की बिसात क्या बदलाव से बनेगी बात। अब सबसे बड़ा यही सवाल है। बीजेपी अपने संगठन में बदलाव करने जा रही है। यूपी में 80 सीटों पर टारगेट लेकर चल रही है। वहीं बता दें कि संगठन में बदलाव की बात सामने आ रही है और इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। बीजेपी की बात करेंगे। बीजेपी में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। बीजेपी कुछ बदलाव करने की तैयारी कर रही है क्योंकि 2024 को लोकसभा चुनाव में पहले बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव से पहले बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है और चुनाव को देखते हुए बीजेपी मैदान में उतर चुकी है। यूपी में बीजेपी बड़े बदलाव करने जा रही है, इसकी खबर सामने आई है। बता दें कि इससे पहले कल यानी कि सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंचे और बैठक में तमाम मंथन भी हुआ। मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा की, उसी के आधार पर भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। बता दें कि 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ही तैयारियों में जुट गई है। जहां अब खबर ये सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में बदलाव करने जा रही है। कुछ नए चेहरे को जगह दे सकती है, तो वहीं अच्छा परफॉर्मेंस ना करने वालों की छुट्टी हो सकती है। और यही आज चर्चा का विषय भी है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, वहीं आरिफ हबीब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हमसे जुड़े हुए हैं। जी ठीक है, आरिफ जी आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़े बदलाव करने जा रही है और उसे उम्मीद है कि इस बदलाव से 2024 में बात बन जाएगी। क्या लगता है, इस बदलाव से भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार होगा? नमस्कार करता हूँ और आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ यहाँ दिखाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन से जनता पूर्ण तरीके से अवगत है। अब वो कुछ भी कर ले, 2024 में विदाई तय है। इसलिए वो संगठन में बदलाव कर ले, गठबंधन में बदलाव कर ले, लोगों को ईडी और सीबीआई का डर दिखा ले, लेकिन जनता ने जो फैसला कर लिया है वो यह है कि 2024 में इनकी विदाई तय। जी ठीक है, दिलीप जी आपके पास आऊंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ा बदलाव करने जा रही है, संगठन में बदलाव की बात सामने आ रही है। किस तरह से इस बदलाव को आप देख रहे हैं? बदलाव जो भी है वो राजनीतिक के नजर से ही है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर
पार्टी इलेक्शन के टाइम पर अपने संगठन में बदलाव करती है, और ये होना भी चाहिए। ये नॉर्मल सा प्रोसेस है। चाहे आप राजनीति की बात करिए, चाहे आप बिजनेस की बात करिए, जब जैसे एक्सपेंशन होते हैं, जैसे 2024 का चुनाव है, उसके पहले 5 राज्यों का चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी एक संगठनात्मक ढांचे पे चलने वाली पार्टी है। संगठन का कोऑर्डिनेशन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इनको जीत हासिल कराने में, और हारने में भी उसी की भूमिका रहती है। तो इस मंथन से जिन लोगों के कारण से हार मिली है, उनको हटाया जाएगा, और जिन लोगों ने जीत दिलवाई है, जिनको जीत दिलवाने की उम्मीद है, उनको संगठन में मुख्य भूमिका में लाया जाएगा, और आने वाले चुनावों में उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और ये भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहती है। ये उसका अपना इंटरनल मैटर है। हालांकि जब किसी और पार्टी में कोई बदलाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति करने से चूकती नहीं है। लेकिन जब उनके बदलाव पर कोई कुछ कहता है तो वो कहते थे कि हमारा इंटरनल मामला है। मैं ये मानता हूं कि हर राजनीतिक पार्टी का अगर आंतरिक संगठन में बदलाव हो रहा है, फेरबदल हो रहा है, किसी को हटाया जा रहा है, किसी को नई जिम्मेदारियां दी जा रही है, तो ये उस पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। और पार्टी जब जैसी जरूरत समझती है अपनी रणनीति के हिसाब से, वो रणनीतिकारों को वहां पर डेप्यूट करती है। तो इसे 2024 की कवायद मानी जाए फिर दिलीप जी? नहीं, 2000 देखिए, हर चुनाव में आप लोग 2024 पे क्यों फोकस करते हैं? 2024 के पहले अभी भारत में पता नहीं कितने चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के तो मेन चुनाव होने हैं। उसके बाद अभी जुलाई में 10 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। उन 10 राज्यों की उन 10 सीटों पर भी चुनाव है। उसको क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखना है? खाली 2024 जीत लेगी तो सारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। है। ये सारे चुनाव को देखते हुए कवायद की जा रही है। बिल्कुल, 2024 का प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला बड़ा चुनाव है। लेकिन उसके पहले चुनावी परीक्षण बहुत सारे हैं। अभी जुलाई में जो 10 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें से 6 सीटें बंगाल की हैं, और बंगाल में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। 6 में से 1 कांग्रेस के पास है, 5 टीएमसी के पास है। गुजरात की 3 सीटें इनके पास हैं, गोवा की 1 सीट इनके पास है। तो इन्हें अपनी 4 सीटें बचानी है और 6 सीटों पर कब्जा करना है, जिसमें के प्रमुख मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हैं। अगर एस जयशंकर को दोबारा मंत्रालय देना है तो इनको या तो राज्यसभा से लाना पड़ेगा या लोकसभा का टिकट 24 में देना पड़ेगा। हालांकि इन्होंने ये अभी डिक्लेयर किया था कि अब राज्यसभा से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा, राज्यसभा से नहीं लाया जाएगा। जो राज्यसभा में थे उनको अब लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है तो एस जयशंकर भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर भी इन 10 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी को है ना। अगर ये 10 सीटें हार जाएंगे तो 2024 जीत जाएंगे तो भी जीत का कोई मायने नहीं है। देखिए, जीत से पब्लिकली आपको लगता है कि जीत गए तो सरकार बन गई। सरकार बना करके अपने हिसाब से डिसीजन ले पाना, लॉ पास कराना पाना, इसके लिए मेजॉरिटी चाहिए और वो मेजॉरिटी दोनों हाउसेस की चाहिए होगी। अगर एक हाउस में आप विन कर गए, दूसरे हाउस में लूज कर गए तो अभी आपकी सरकार बनाने से बहुत फायदा नहीं होगा। आपको राजनीतिक लाभ होंगे, लेकिन जो रणनीतिक लाभ आप लेना चाहते हैं वो रणनीतिक लाभ आपको नहीं मिले। जी ठीक है, विवेक जी आपके पास आऊंगी। देखिए, बदलाव की बड़ी तैयारी हो रही है, बताया जा रहा है संगठन में बदलाव होगा, तो क्या ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है? क्या लोकसभा चुनाव में इससे ही आपका बेड़ा पार होगा? ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नया कार्यक्रम नहीं है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति एक पद की व्यवस्था लागू है। बहुत से जिला अध्यक्ष हमारे इस बार चुनाव जीत के नगर निकाय में कोई मेयर हो गया, कोई नगर पंचायत अध्यक्ष हो गया है। जहां तक उत्तर प्रदेश की स्थिति है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी समय समय पे अपने संगठन की पेच कसती रही है। और ऐसे भी हमारे यहाँ 3 साल पे रेगुलर चुनाव होता है। क्योंकि इस बार चुनाव के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक और कार्यकाल देते हुए ये हुआ कि चुनाव नहीं कराया जाएगा, तो पूरी मशीनरी पार्टी की उसी में लग जाती है। ऐसे में कुछ जिला अध्यक्षों को, जिसको संगठन में जरूरत होगी उसको संगठन में, जिसको चुनाव लड़ाने की जरूरत होगी उसको चुनाव लड़ाने की, ये हमारे यहाँ ये रेगुलर चलता रहता है। संगठन में जिसकी आवश्यकता उसको संगठन में दायित्व, जिसको चुनाव लड़ाने की जरूरत उसको चुनाव क्षेत्र में अजमाया जाता है। ये हमारे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
हमारे यहाँ नेता दल के अंदर से ही निकाल के चुनाव लड़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ कोई बाहर से आने की प्रक्रिया नहीं है। ये रूटीन कार्यक्रम है, तो इसमें ऐसी चर्चा का विषय नहीं है। अच्छा, ठीक है। आरिफ जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 का टारगेट लेकर चल रही है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो क्या लगता है आप अकेले उनको टक्कर दे पाएंगे बिना गठबंधन के? क्योंकि अभी अखिलेश यादव उधर केसीआर से मुलाकात कर रहे हैं, लगातार विपक्षी एकता में शामिल हो रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि अकेले आप टक्कर नहीं दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? आवाज आ रही है आपको आरिफ जी मेरी? ठीक है, दिलीप जी आपके पास आऊंगी। देखिए, कोई भी बदलाव होता है वो नए परिणाम लाता है, और बीजेपी जिस हिसाब से बदलाव की बात कह रही है, बीजेपी किस ओर जाएगी? नहीं, किस रेफरेंस में बदलाव की बात आप कर रही हैं? नहीं, देखिए, कोई भी बदलाव होता है परिणाम उसका नए तरीके से आता है, और जिस तरह से संगठन में बदलाव की बात कह रही है बीजेपी, तो किस तरफ जाएगी ये बीजेपी? क्योंकि चुनाव नजदीक है लोकसभा का। जाहिर सी बात है कि बीजेपी आने के लिए ही बदलाव कर रही है। कोई भी पार्टी फिर आपसे कहूंगा कि आप सीधे 2024 पे टारगेट मत करिए। 2024 के पहले बहुत सारे चुनाव हैं जो भारतीय जनता पार्टी को और सारी रीजनल पार्टीज को लड़ने हैं। वो चुनाव ही तय करेंगे कि 2024 का नतीजा क्या होता है। 2024 की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी आसान नहीं है। और अभी जो कुछ राज्यों के चुनाव हैं, उन राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है, बनती है, वो तय करेगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। ये प्रत्यक्ष रूप से आज की डेट में हम कह सकते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी केंद्र लेवल पर सबसे बड़ी पार्टी है और उसके सामने कोई नहीं है, क्योंकि ये पार्टियों ने खुद सिद्ध कर दिया है। सारी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं। पटना में मीटिंग हो गई, शिमला में मीटिंग रखी गई है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो ये राजनीतिक पार्टियों ने स्वतः सिद्ध कर दिया है कि हम कमजोर हैं और भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिए बहुत। दिलीप जी, जिस तरह बदलाव की कवायद की जा रही है, पुराने नाम की अलग व्यवस्था रखते हुए नए नामों पर विश्वास जताया जा रहा है, तो इससे नहीं लगता कि गुटबाजी और नाराजगी होगी? ये तो होती ही है। ये बड़ी विवेक जी चाहे इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन ये हर पार्टी में होती है। गुटबाजी भी होती है, फेवरेटिज्म भी होता है, अपने अपने खेमे होते हैं नेताओं को। लेकिन नए लोगों को चांस देना ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक नॉर्मल प्रक्रिया है। यहाँ पर अक्सर होता है कि एकदम से कोई नया नाम निकल के आ जाता है और उसको महत्वपूर्ण पद पे बैठा दिया जाता है। प्लस भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एक पैरेलल लाइन आरएसएस की भी चलती है, उसका भी इंटरफेरेंस रहता है। चूंकि अब इस बार लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो लोकसभा के चुनाव में आरएसएस का बहुत बड़ा रोल रहता है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो ये जो भी बदलाव करेंगे, चाहे किसी को खुश करने के लिए करें, चाहे किसी को नाराज करने के लिए, चाहे किसी की पावर को कम करने के लिए करें, चाहे किसी की पावर को बढ़ाने के लिए करें, लेकिन अल्टीमेट जो इनका एम है, वो एम है चुनावों पे विजय पाना, सत्ता को वापस अपने ही खेमे में रखना। अब अपने खेमे में सत्ता को रखने के लिए हो सकता है किसी व्यक्तिगत आदमी के खेमे। ठीक है, आरिफ जी आपके पास आऊंगी। देखिए, मिशन 80 का टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो आपको क्या लगता है आप अकेले टक्कर दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? मैं यूपी की बात कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रमुख विपक्षी दल है, और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी जो चौथी पूर्व लड़ाई समाजवादी पार्टी ने लड़ी, तो ये निर्णय बताता है जनता का कि जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। लेकिन ये कहना कि कोई भी अकेले लड़ सकता है या लोकसभा का 500 से ज्यादा जो सीटें हैं उसको जीत सकता है, ना ये सत्ता पक्ष के लिए संभव है और ना ये विपक्ष के लिए संभव है। सत्ता पक्ष का भी बहुत बड़ा गठबंधन है, जो बड़े गठबंधन के साथ आज सत्ता में, और उनको परास्त करने के लिए जनता की जो मांग है पर विपक्ष ने भी एक मजबूत गठबंधन बनाया है। निश्चित रूप से ये जो बौखलाहट है, अमेरिका से लौट करके आते हैं और मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, मणिपुर का माँ भी नहीं बोल पाते हैं,
और वो मध्य प्रदेश चले जाते हैं चुनाव प्रचार करने, और एक चीज की गारंटी देते हैं कि जेल भेजने की भ्रष्टाचारियों को गारंटी है, और उनके बोलने के 4 दिन के बाद ही महाराष्ट्र का एक राजनीतिक दल, जिसके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप खुद प्रधानमंत्री जी टीवी पर बता रहे थे, उस दल को भारतीय जनता पार्टी ने मिला करके गठबंधन करके वहां सरकार उनको डिप्टी सीएम बनाते हैं। तो ये सब विपक्ष की मजबूत एकता के लिए बौखलाहट है सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष कुछ भी कर ले, लेकिन जनता का मिजाज बन गया है और जनता इस चीज को चारों तरफ बता रही है कि हमको अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब विदा करना है। तो 2024 में विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेतृत्व करेगी और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 80 के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष मजबूती से हराने का काम करेगा। विवेक जी, जनता ने पूरा मन बना लिया है आपको विदा करने का, ऐसा आरिफ जी कह रहे हैं। देखिए, आरिफ जी का सपना है, ये सपने देखते रहना चाहिए। सपने पे कोई टैक्स नहीं है, सपना देखने पे कोई ईडी सीबीआई याद भी नहीं करती है। उसी दल के साथ 23 जून को जब बैठक हुई तब उस दल को ये भ्रष्टाचारी नहीं बता रहे थे। तब तो ये कह रहे थे साहब ईडी सीबीआई इन्हें परेशान कर रही है। आज वो अगर दूल्हे की बारात में नाचने को नहीं तैयार है, वहां से भाग खड़े हो रहे हैं, तो साहब यो अभी हम उसको भ्रष्टाचारी बताएंगे। बौखलाहट कहाँ है? मैंने भ्रष्टाचारी नहीं कहा विवेक जी, विपक्षी खेमा किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हुआ 70,000 करोड़ के घोटाले का दो सिद्ध अपराधी के प्रधानमंत्री जी पीछे को आप क्या कहेंगे? कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। मैंने कोई आरोप तो लगाया नहीं है कि हाँ सिंधिया जी की पार्टी का 70,000 का घोटाला है उनके ऊपर, और उस दूल्हे तो की बारात में प्रधानमंत्री कोई जी नाचना नहीं चाहता, और प्रधानमंत्री जी जब उनको पूरी अपने दल में बारात ले ठीक रहे है हैं। आरिफ जी, एक तरफ तो एक एक कर बोलें, ठीक शराबी है, सुन रहे। लीजिए विवेक जी को, आऊंगी आपके पास भी। एक दो सिद्ध अपराधी मयूरी जी दूसरे दो सिद्ध अपराधी को दूल्हा बना रहा है, और उस दूल्हे की बारात में कोई नाचने को नहीं तैयार, लोग वहां से भाग निकल रहे हैं। ये उस बारात के न्योते के बाद ये पहली भगदड़ है महाराष्ट्र की। दूसरी तीसरी और कहाँ होगी देखती जाएगी। किस तरह विपक्षी खेमे में बौखलाहट है। कोई भी उस दो सिद्ध अपराधी को दूल्हा बनाने को तैयार नहीं है। ये विपक्ष की मजबूरी है। और आज देश के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूती से हर मोर्चे पे आगे बढ़ रहा है, देश भारत का नेतृत्व मजबूत हाथों में देखना चाहता है। जनता जनार्दन को लगता है कि हमारा भविष्य नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। उनकी लोकप्रियता देश ही नहीं दुनिया में चरम पे है। और जिस तरह से हमें 80 का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में दिया गया है, हम तन मन धन से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। पूरी पार्टी का हमारा एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। ये लक्ष्य देखने में बड़ा जरूर दिखता है, लेकिन हमारे लिए दुरूह नहीं है। जिस तरह से हमने कांग्रेस को 2 से 1 पे कर दिया, समाजवादी पार्टी को 5 से 3 पे कर दिया, बसपा पिछली बार 0 थी, इस बार समाजवादी पार्टी की मदद से 10 पा गई, फिर 0 पे जाएगी। तो जब इसको अंदर खाने देखेगा तो ये लक्ष्य मयूरी कि हम लोग के लिए दुरूह नहीं है। हम इस लक्ष्य को हासिल करके राष्ट्रीय नेतृत्व को देंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार पुराने भी बहुमत से प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। ठीक है आरिफ जी, देखिए एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनता ने इनकी छुट्टी कर दी है, वहीं इनको पूरा विश्वास है कि 80 सीटों पर जो हमने टारगेट रखा है उसको हम जीतेंगे। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ वो जनता की बात को कह रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, और जो कह रहे हैं विवेक जी कि वह मोदी जी का डंका बज रहा है, तो निश्चित रूप से बज रहा है। बेरोजगारी में 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया, अर्थव्यवस्था जमींदोज हो गई, सामाजिक ताना बाना टूट गया, विश्वसनीयता पूरे विश्व में घटी है। 70-75 वर्षों में पहली बार किसी विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र को लेकर के सवाल उठा है, और सवाल उठाने वालों को भारत के अंदर जिम्मेदार लोगों ने ट्रोल किया है।
उस पर व्हाइट हाउस का प्रेस कॉप संज्ञान ले रहा है, यह डंका बज रहा है भारत। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज विश्व में भारत 9 साल 10 साल पहले किस पायदान पे था, तमाम इंडेक्स आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, और आज उस इंडेक्स में भारत कहां पर है ये भी आपके सामने है। वो तो मैं इंडेक्स सिर्फ कौन इतना सी कहना एजेंसियां चाहता हूं जारी कि करती है आरिफ जी? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक की जनता ने जो संदेश दिया है 2024 में, भारत की जनता का एक भी यही संदेश संदेश है, गुजरात की जनता ने और भी दिया, बिहार से उसको क्यों लेकर भूल के जाते उत्तर हैं? प्रदेश और बंगाल तक लोगों का यही संदेश गुजरात है की जनता कि ने भी एक भारतीय संदेश जनता दिया, पार्टी के कुशासन उसके से पहले जनता उत्तर प्रदेश उब की चुकी जनता है। ने भी एक आप संदेश एक दिया था, तरफ कह रहे हैं कि उत्तराखंड की फला जनता ने पार्टी भी एक के संदेश एक दिया था। उन नेता संदेशों के को भी बेटी याद बेटा रखा को करिए। कमवाना हो तो आप उनको वोट दीजिए, फला पार्टी के बेटी बेटा को कमवाना हो तो आप उनको वोट दीजिए। इनके ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला है, इनके ऊपर इतने हजार करोड़ का घोटाला है, लेकिन वही व्यक्ति जब आपके साथ आ जाता है तो वो मोदी नामक वॉशिंग पाउडर में घुल करके स्वच्छ हो जाता है। तो ये सब जनता देख रही है कि 9 सालों में आपने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया। अगर इनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच थी और भ्रष्टाचार के आरोप थे, इनको जेल में क्यों भेजा। आज विपक्षी एकता जब मजबूती से सामने आ गई है तो ये बौखलाहट दिखाई दे रही है। अब ये बौखलाहट दिखाई देगी, ये 2024 में बौखला करके बाहर चले जाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं करते हैं। ये ताकत जनता की है, जनता ने ही इनको जनमत देकर के सत्ता में बैठाला था। अब जी जनता ठीक विपक्ष है। के साथ है और विपक्ष उनके भावनाओं का ख्याल करते हुए जब भारतीय जनता पार्टी जी को ठीक है पूरे आरिफ जी, देश से आपको हराने का नहीं काम लगता किया। वक्त से पहले इस तरह से संगठन में बदलाव, कि वक्त से पहले इस तरह रिपेयरिंग कर ली जाए तो आगे इनकी गाड़ी अच्छे से दौड़ेगी? संगठन का मतलब कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी। संगठन भारतीय जनता पार्टी में एक मोदी जी हैं, एक अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, इनके अलावा कोई मतलब नहीं है किसी। इसलिए संगठन वंगठन तो एक अलग सी बात है, ये सब विपक्षी एकता की बौखलाहट है। आप ये बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में आरएसएस ने क्या लिख दिया था। आरएसएस ने कर्नाटक चुनाव के बाद कहा था कि अपने मुखपत्र में कि अब मोदी जी का जादू नहीं चलेगा और हिंदुत्व की भी बात नहीं चलेगी, और क्षेत्रीय नेताओं को अब नेतागिरी को बढ़ावा देना होगा, क्षेत्रीय नेतृत्व को पैदा करना होगा, जिसको मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। तो आप कार्यकर्ताओं की बात क्या करते हैं, कार्यकर्ताओं का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से नफरत और हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये सारी चीजें निकाल दी जाए तो इनका एजेंडा कुछ नहीं है। जितनी विकास की गति पिछली सरकारों में विपक्ष की सरकारों में रही है वह गति विकास की नहीं है। आप देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक एक्सप्रेसवे बनाया था, उस एक्सप्रेसवे पर आज भी फाइटर प्लेन चल रहा है, और अभी योगी जी ने 2 एक्सप्रेसवे बनाए, वो भी हमारी योजना का हिस्सा था, वो भी हमारी योजना का हिस्सा था, चाहे वो बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे हो और चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो। दोनों को आपने देखा कि उद्घाटन के बाद क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इनकी सोच में विकास नहीं है, इनकी सोच में भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री जी 4 दिन पहले कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोपी है, और आज उसी को लेकर के सीएम पद की शपथ दिलाई जाती है। जी तो ठीक है। जनता सब कुछ देख रही है कि आपने इनको क्यों ढीला, अगर ये भ्रष्टाचारी थे तो इनको जेल भेजने का काम आपने क्यों नहीं किया। आपने कहा था वर्ल्ड बैंक में ठीक है। भारत के भ्रष्टाचारियों का पैसा है, आज वर्ल्ड बैंक में भारत का पैसा कितना बढ़ गया, आप उसको लाने का काम जी नहीं ठीक है। किए। ठीक। आपने कहा था कि भारत के ऊपर ये कर्ज है, 70-75 सालों में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 155 लाख करोड़ का कर्ज है, जैसे कि मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई है। तो आप इतना कर्ज लेने के बाद भी भारत का विकास नहीं कर पाए। जनता रोजगार मांगना चाहती है, जनता 150 रुपए के बजाय 10 रुपए किलो टमाटर खरीदना चाहती है, दाल और सारी चीजों के जो जनहित की समस्याएं हैं उन पर बात करना चाहती है। उनसे हिंदू मुस्लिम हलाला 3 तलाक और तमाम विवादित मुद्दों से कोई मतलब नहीं अब रह गया है। जनता आपके भावनाओं को समझ रही है और जनता अपनी भी भावनाओं को व्यक्त कर रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी अपनी भावनाएं व्यक्त की, कर्नाटक में भी अपनी भावनाएं व्यक्त की, और अब आगे 2024 जी में भी ठीक अपनी है भावनाएं व्यक्त करके विवेक जी, भारतीय भारतीय जनता जनता पार्टी पार्टी को में विदा संगठन करने का जैसा काम। कुछ है ही नहीं, ये विपक्ष की जो एकता है उसकी बौखलाहट है, ऐसा आरिफ जी कह रहे हैं। देखिए मयूरी जी, आरिफ जी जिस पार्टी से आते हैं कदाचित तो अपने दल की स्थिति बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा दल है।
सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी के पास है। और हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब इसी श्रृंखला से चुनते हुए आते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में देश का एकमात्र ऐसा दल है जहां आंतरिक लोकतंत्र कायम है, और हमें वो दल बता रहे हैं जिनके खुद न आंतरिक लोकतंत्र है न कार्यकर्ताओं की कोई स्थिति है। आरिफ जी ने जितना आरोप लगाया, उन्हें हिमाचल का संदेश याद आता है, उसी के साथ में गुजरात का ऐतिहासिक संदेश वो भूल जाते हैं, उसके पहले उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक संदेश भूल जाते हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है, और उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक संदेश को आरिफ जी भूल जाते हैं। विधानसभा में भूल गए, लोकसभा के उपचुनावों में भूल गए, नगर निकाय के चुनावों में भूल गए। उत्तर प्रदेश बार बार क्या संदेश दे रहा है, उसकी अवहेलना आरिफ जी कर रहे हैं। उन्हें हिमाचल संदेश याद है, गुजरात नहीं याद करना चाहते। कर्नाटक का एक संदेश उन्हें याद है, बाकी वो देश के संदेश को नहीं सुनना चाहते। अगर कांग्रेस देश की आवाज सुन पाती तो आज कांग्रेस की दशा न होती। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच उपस्थित रहने वाले कार्यकर्ताओं का दल है। हमारी एक एक बूथ तक पहुंच है। हम जिन सीटों पे हारे हैं, जिन बूथों पे आ रहे हैं, उन बूथों पे हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। उस हार को जीत में बदलने का मादा भारतीय जनता पार्टी उसके कार्यकर्ताओं में है। और आप देख लीजिएगा 2024 की लोकसभा में जिस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें 80 सीटों का लक्ष्य दिया है, हम 80 की 80 सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी की झोली में यहाँ से डालेंगे। जो लोग महंगाई की, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, राजस्थान में बेरोजगारी दर क्या है, हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार से आधी रात पहले डीजल पेट्रोल पर स्टेट वेट बढ़ाया गया, इससे महंगाई बढ़ती घटती है। आज भी पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे अगर महंगा रेट कहीं पाएंगे तो कांग्रेस शासित राज्यों में है, उस पर कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती। ये विपक्ष का दोगलापन है। विपक्ष जब संसद का बहिर्गमन करेगा तो विजय चौक तक ईडी सीबीआई का रोना रोते आएगा। विजय चौक के बाद महंगाई बेरोजगारी की बात शुरू कर देता है। जनता कांग्रेस के विपक्षियों के इस दोगलेपन को समझती है। भ्रष्टाचारी गए थे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें टका से जवाब दे दिया। 23 जून को पटना में इकट्ठा हुए, दूल्हा बनाने की जैसे चर्चा हुई, कुछ लोग वहीं से उठ के चल दिए, कुछ लोग अब भाग रहे हैं महाराष्ट्र से। तो विपक्ष के खेमे में कितनी बौखलाहट है, कितनी भगदड़ है, विपक्ष कितना कमजोर है, ये सबको दिख रहा है। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार, नेतृत्व के गठबंधन की सरकार 2024 से प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। जो इस बात चीज को देख पा रहे हैं, दीजिए जिन्होंने अपने मुखपत्र में ये कह दिया कि अब नहीं समझना चाहते ना, ठीक है विवेक जी। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता का आदेश, जनता का जनादेश धर्माते। ठीक है, आरिफ जी कुछ कहना चाहता है? आरिफ जी अपनी बात रखें, जल्दी वक्त की कमी है थोड़ी। देखिए, ऐसा है कि विवेक जी ने कहा कि विपक्ष दोगला है, विपक्ष महंगाई के ऊपर ये बात नहीं करना चाहते, लॉ एंड ऑर्डर पे ये बात नहीं करना चाहते। महंगाई कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर करके अपने पाले में करने का, अपने पाले में करके उनको सच बता रहे हैं आप। कल तक जिनको आप कह रहे थे कि वो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर के स्वच्छ हो गए। इस पर क्या जवाब आप बताइए ना? इन्हें खुद प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। बेरोजगारी दर क्या है? जहाँ तक आप ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी विश्व के नेता है, तो आरएसएस के प्रमुख अखबार में
ये बात पेट्रोल का छपी दाम क्या है, है? इसको कौन ठीक है। नकारेगा? आप महंगाई पर चर्चा नहीं कर आप ही रहे दोनों बात कह रहे हैं। ठीक कि है 2 दिलीप लाख जी, पर आप आपके कर पास देते हो, आऊंगी। जानती है। प्रधानमंत्री देखिए, आपने मोदी दोनों जी के जादू प्रवक्ताओं को को खत्म भी सुना, बता रहे हैं। आखिरी कमेंट अपना दे दीजिए। देखिए, प्रवक्ताओं की ये मजबूरी होती है और ये होना भी चाहिए कि वो अपनी अपनी पार्टी की ही बात करेंगे, अपने को अच्छा कहेंगे और सामने वाले को बुरा कहेंगे। लेकिन जो वास्तविकता का आकलन होता है वो कोई भी राजनीतिक पार्टी कभी नहीं करती है। हर पार्टी ये कहती है कि जो पुरानी पार्टी थी, पुरानी सरकार थी, उसने सब खराब किया और हम जो कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं। ये दोनों ही बातें एक्सट्रीम पर जाकर के झूठ होती हैं दोनों ही की तरफ से। कुछ ना कुछ अच्छा हर पार्टी करती है और कुछ ना कुछ खराबी हर पार्टी करती है। ये डिसाइड जनता को करना होता है, लेकिन जनता हमारे देश में अच्छे और बुरे पर वोट नहीं करती। वो जातिगत भावनाओं पे वोट करती है, वो धार्मिक भावनाओं पे वोट करती है, वो क्षेत्रवाद पे वोट करती है, वो जातिवाद पे वोट करती है। तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हैं। कुल मिलाकर के हर राजनीतिक पार्टी थोड़ा थोड़ा इस देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही है और करती ही रहेगी। ठीक है, अभी आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वहीं बता दें कि यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव करने जा रही है। इसके लिए नई दिल्ली में सोमवार को बैठक भी हुई, जिस पर तमाम मंथन भी हुआ। अब लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बदलाव से भारतीय जनता पार्टी को कितना नफा नुकसान होता है और 2024 के विसात क्या बदलाव से बनेगी बात, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।